आपकी जो प्रॉपर्टी है जब आपने वही बेच दी तो आपके पास बचा क्या। एक तो ये तरफ कहते हैं कि हम नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हैं और दूसरी तरफ देश को ही बेचने के लिए लगे हुए हैं। अभी इन्होंने रेलवे को बेचने का प्लान कर रहे हैं। ये आप मुझे बताइए कि अगर हमारे घर में कोई बूढ़ा हो जाता है तो अगर उसकी टांग टूट जाती है तो हम उसको ठीक करवाते हैं ना। ये थोड़ी है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को सेल पे लगा दें कि भाई जिसने लेना है ले जाओ इसको, है ना। तो ये तो बात गलत होगी ना। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमदाइन। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टूडेंट यूनियन के नेता मिस्टर अरुण सिंह जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुण जी, आप एक युवा हैं और जिस तरह से हमारी जो सरकार है उसकी तरफ से जो नीतियां जो लाई जा रही हैं, सरकारें बनती हैं लोगों की वेलफेयर के लिए, और कैसे आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं जो इस तरह से जो बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? सर सबसे पहली बात ये देखिए कि जब अगर हम पिछला दौर देखें तो उसमें जब बैंकों में चोरी होती थी ना, तो जो चोर थे तो वो मुंह पे काला कपड़ा बांध के आते थे, ठीक है, तो बैंकों में चोरी कर देते थे। लेकिन ये जो दौर ऐसा आ गया है ना कि इसमें अगर किसी बैंक को लूटना है ना तो वो आदमी टाई बेल्ट पूरा काला पेंट कोट पहन के आता है और वो बैंक को लूट लेता है, और उसमें जो सरकार है उसका पूरा हाथ रहता है, ठीक है। अभी जो 4 बैंक जो प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, एक है आपका ओवरसीज़ बैंक ऑफ इंडिया, एक है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एक है आपका बैंक ऑफ इंडिया। ये जो 4 बैंक हैं ये अभी प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं ये भी जो प्राइवेट सेक्टर में जाने वाले हैं। तो दिक्कत यहाँ पे क्या है? दिक्कत यहाँ पे ये है कि जब बैंक जब प्राइवेटाइज होगा, ठीक है ना, इसका मतलब जो बैंक है वो सेल में लगेगा। अब ना तो आपके पास इतना पैसा है और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि हम बैंक को ख़रीद सकें। अब बैंक को ख़रीदेगा कौन? बैंक को वही ख़रीदेगा ना कि जिसके पास पैसा होगा। अब जिसके पास पैसा होगा उसके पास और भी तो कई सोर्स ऑफ इनकम होंगे। जब उसने बैंक ख़रीद लिया तो बैंक में पैसा कौन जमा करवाएगा? गरीब आदमी जमा करवाता है ना बैंक में पैसा, ठीक है। जब उसने बैंक में पैसा जमा करवाया, अब जो प्राइवेट सेक्टर वाला है जिसका बैंक है वो ओनर का, वही डिसाइड करेगा ना कि भाई लोन हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे, ठीक है। तो वो जो लोन देगा वो तो अपनी कंपनीज को ही लोन देगा। लेकिन अभी जो सरकारी बैंक हैं इनमें एक क्लॉज आता है कि रैशनलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट, कि आपने इतने % जो लोन है वो एग्रीकल्चर को देना है, इतने % जो लोन है वो अपने एजुकेशन को देना है, इतने % जो लोन है वो अपने हेल्थ सेक्टर को देना है, इतने % जो लोन है वो अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को देना है। तो जब बैंक प्राइवेटाइज हो गया तो वही डिसाइड करेगा ना कि भाई मैं किसको लोन दूंगा या किसको नहीं दूंगा। वो जो लोन है वो सारा शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा? उसकी जो अपनी कंपनीज होंगी। जो गरीब बंदा है उसको तो बेचारे को लोन ही नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा और जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा। और आपने जो द हिंदू जो अखबार है उसमें एक आर्टिकल आया था कि इस कोविड जो महामारी के तहत जो हमारे जो बिलियनर्स हैं, ठीक है, जिनके पास खरबों पैसा है, उनकी जो इनकम है वो 35% इंक्रीज़ हुई है। और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट कहती है कि ज़्यादातर जो दुनिया है वो गरीब हुई है। आप मुझे बताओ कि जब कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है तो उसमें ये क्लास ज़रूर लिखा होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव मीन्स छोटा बड़ा सारों की ग्रोथ। आप मुझे बताओ कि ये कौन से इंक्लूसिव ग्रोथ है? जब आपकी जो प्रॉपर्टी है जब आपने वही बेच दी तो आपके पास बचा गया। एक तो ये तरफ कहते हैं कि हम नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हैं और दूसरी तरफ देश को ही बेचने के लिए लगे हुए हैं। अभी इन्होंने रेलवे को बेचने का प्लान कर रहे हैं। ये आप मुझे बताइए कि अगर हमारे घर में कोई बूढ़ा हो जाता है तो अगर उसकी टांग टूट जाती है तो हम उसको ठीक करवाते हैं ना। ये थोड़ी है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को सेल पे लगा दें कि भाई जिसने लेना है ले जाओ इसको, है ना। तो ये तो बात गलत होगी ना। पर सरकार तो कहती है इससे डेवलपमेंट आएगी,
काम करने के तरीके में जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह से लोग नाराज़ भी रहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो वो सुधार आएगा उसमें। हाँ, यही मैं चीज़ कहता हूँ। देखिए, एक है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो क्या करती है, जो कम्युनिकेशन सेक्टर है उसको रेगुलेट करती है, ठीक है ना। और उसका काम है कि भाई एक तो नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि भाई कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज मुझे बताइए, सिर्फ रिलायंस ही मार्केट में क्यों है? एयरसेल कहाँ गया, वोडाफोन कहाँ गया, आइडिया कहाँ गया, और जो एयरटेल है उसकी तो हालत ही ख़राब है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक ही सिंगल, और जो एक मज़ेदार बात सुनिए कि जो BSNL था वो लाइसेंस इशू करता था, ठीक है ना। आज उसकी हालत क्या होगी? आज उसकी जो हालत है वो खुद बिकने के कगार पर है। उसके बाद LIC की बात देखिए, उसको इन लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट में डाल दिया। मीन्स जो LIC पूरे देश के लोगों का बीमा करवाती है, वो खुद का बीमा करवाना भूल गई, और वो क्या होगी, वो भी चलती बनी। उसके बाद एयर इंडिया देख लीजिए, जो सारे के सारे जो सेक्टर है ना, वो बेच के हल नहीं होता। आपने उसके लिए कोई ना कोई जो प्रॉपर पॉलिसी है वो लानी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये जो कैपिटलिज्म का क्राइसिस है ना, इसमें दिक्कत ये है कि जो काम करने वाला आदमी है उसको उसकी मजदूरी नहीं मिल रही है, ठीक है, और जो बीच में बैठा हुआ आदमी है वो सारे मज़े लूट रहा है। तो आम जनता को इससे कितना नुकसान है? सर, आम जनता को इससे मैं बताऊं ना कि जब इनइक्वालिटी इंक्रीज़ होगी ना, देखिए, जब पहले क्या था, एक फुल्का था, ठीक है ना, 2 लोग खाते थे। अब वही जो फुल्का है वो क्या होगा, 100 लोग खा रहे हैं। अब जो ताकतवर होगा वही तो उसके रिसोर्सेस को ले जाएगा ना, जो गरीब होगा वो बेचारा मर जाएगा। उसके बाद मैं सबसे बड़ी मज़ेदार बताता हूँ कि जो फार्म बिल्स हैं, जो इतना बड़ा ये हल्ला हुआ, ठीक है, अब इसमें एक ऐसा बिल है, वो ये कहता है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो जितनी भी रोज़मर्रा की खाने की चीज़ें होंगी ना, आप उसकी होर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। मीन्स आप उसकी काला बाजारी कर सकते हो, मीन्स आप उसकी जो जमाखोरी है वो कर सकते हो। लेकिन इससे पहले क्या था, अगर कोई जमाखोरी करता था तो पुलिस उसके जो गोदाम पे छापा डालती थी, ठीक है, कि भाई जो मार्केट में जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से सप्लाई हो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि इसको कानूनी पजामा इसको पहना दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि जो फसल बेचने वाला जो इंसान है, जो फार्मर है, वो किसको फसल बेचेगा? जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उसको फसल बेचेगा ना। अब जो फसल जो खरीदने वाला है वो क्या है, आपका प्राइवेट है, ठीक है ना, वो प्राइवेट है। तो वो क्या कहेगा कि मुझे जितनी सस्ती दाम पे फसल मिलेगी मैं उतनी सस्ती दाम पे फसल लूँगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप किसी भी चीज़ की होर्डिंग कर सकते हो, तो वो अपने पास होर्डिंग करके रख देगा ना, ठीक है ना। और जब मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब प्राइस हाई हो जाएगा तो फिर वो थोड़ा 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 करके सप्लाई निकाल लेगा। मीन्स उसने जो खरीदने वालों से जो फसल ली वो सबसे सस्ते दामों पर ली, अब जो बेच रहा है तो वो सबसे महंगे दामों पे बेच रहा है। मीन्स ना उसने फसल उगाई ना उसने कंज्यूम की, सिर्फ वो रोटी से खेलता रहा। और इसलिए जो कैपिटलिज्म का क्राइसिस हमारे देश में ये फैला हुआ है। तो अरुण जी, जिस तरह से ये जो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब जो है लॉकडाउन फिर से हो सकता है लग जाए, और बड़े सारे लोग, बड़ी सारी संख्या ऐसी भी है जो ये बता रही है कि ये सब जो है किसान, जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, उनको उठाने के लिए किया जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, जो फार्मर है ना, उनका जो मुद्दा है तो वो जेन्युइन है, ठीक है। कैपिटलिज्म के लिए जो खेती है वो एक धंधा हो सकती है, लेकिन फार्मर के लिए जो खेती है वो उनका रोज़गार है। मैं ये चाहता हूँ, अगर वो कहते हैं कि ये किसानों के लिए बेनिफिट के लिए, तो भाई साहब उनके बीच आओ ना, उनको समझाओ उनको, ठीक है ना, कि भाई ये बेनिफिट है। तो अगर वो एक भी बेनिफिट, और वो सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, अगर MSP को बंद कर देंगे तो
डिमांड एंड सप्लाई पे क्या होगा, हम तवज्जो देंगे तो जो प्राइस होगा वो हाई होगा। मैं आपको बताता हूँ, बिहार में 2006 से मंडियाँ बंद हो गई, ठीक है ना। वहाँ पर देखो फार्मर कितने सुसाइड कर रहे हैं। और दूसरे बिल में ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा जो खेत है वो ठेके पे दिया जाएगा, ठीक है ना। कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी जिसमें ये साइन होगा कैपिटलिस्ट का और किसानों का कि भाई आप ये फसल उगाएंगे तो हम इसका ये दाम देंगे। और लास्ट में पता है क्या लिखा है कि टर्म एंड कंडीशन लागू होंगी। क्या लागू होंगी कि जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, सपोज करो जो टमाटर है वो बन के तैयार हो गया, ठीक है ना, तो वो कैपिटलिज्म क्या करेगा कि वो कहेगा कि इसका जो रेट है वो मैं इसका लो लूँगा, क्योंकि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो हमारी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आप टमाटर को कितनी देर घर सकते हैं? 1 दिन 2 दिन, लास्ट में मजबूरी में आपको लो रेट पे बेचना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे बताओ, जहाँ जहाँ देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वहाँ वहाँ हाल देखिए उन लोगों का। आपने पायलट प्रोजेक्ट तो कर दिया ना, वो नतीजे आपके सामने हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। वो एक लेडी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो, ठीक है। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या हुआ कि एक जो पत्रकार था उसने सवाल पूछ लिया कि मैम जो ओनियन है, जो गंडे हैं, उनका जो प्याज है तो वो हाई हो गया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो कहने लगी कि मैं तो प्याज ही नहीं खाती। अब ये कोई आर्गुमेंट है? अब भाई साहब, अगर कहीं कल को कहीं कपड़ा महंगा हो गया फिर क्या करेंगे कि ये लोग फिर कपड़े भी नहीं पहनेंगे? तो ये बेसलेस क्या है, ये आर्गुमेंट है। तो इनसे क्या, इन लोगों को बचना चाहिए और इनको सही जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और यहाँ पर भी देखो ना कि यूजीसी ने गाइडलाइन इशू कर दी है, लेकिन हमारी जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो एमफिल और जो पीएचडी, इन लोगों का ना शुरू से क्या है कि भाई लोगों को लड़वाओ। अब एमफिल वालों को ज़्यादा नंबर दे दिए हैं और जो पीएचडी वालों को वो कम नंबर दे दिए हैं। तो मीन्स अब पीएचडी वाले और जो एमफिल वाले वो आपस में लड़ रहे हैं कि भाई इसके ज़्यादा नंबर क्यों है, इसके कम नंबर क्यों है। इनका मतलब पता है क्या है कि गरीब को गरीब से ही लड़वाना और ऊपर से क्या करना, ऊपर से जो तमाशा है वो देखना। अरुण भाई, आपको जो मैंने सवाल पूछा था, हालांकि आपसे बड़ी सारी चीज़ें और जानने को मिली। ये जो अभी कोरोना वायरस कोविड जो है वापसी कर रहा है, बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि ये सब जो है किसान जो आंदोलन कर रहे हैं पिछले 4-5 महीनों से, उनको उठाने के लिए किया जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनको उठाने के लिए जो उनका प्रोटेस्ट जो है वो ख़त्म होने नहीं आ रहा है? वहाँ पे उन लोगों ने मकान तक जो है शेड बना दिए, खेती बाड़ी वो रोडों में कर रहे हैं, क्या ये कारण हो सकता है? नहीं, अब देखो, जो ये लोग हैं ना, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इन लोगों ने पहले टेररिस्ट के नाम पे जोड़ा, इन लोगों ने फिर खालिस्तानी के नाम पे जोड़ा। आप मुझे बताओ कि जो इंडिविजुअल आप हो, आप अपनी मर्जी से सुसाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप क्या हो, स्टेट की प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना। तो एक सोशल एग्रीमेंट है एक आपका, तो स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। उसमें होता क्या है कि आप क्या करते हो, स्टेट के सामने अपने जो राइट्स हैं वो सरेंडर करते हो, ठीक है। और स्टेट बदले में क्या करती है, आपको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। आप मुझे बताओ, इतनी मौतें हो गई, 300 से ज़्यादा मौतें हो गई, कौन जिम्मेवार है इसका? कौन जिम्मेवार है इसका? ठीक है ना। अगर आप उन लोगों को एड्रेस करते तो वो लोग मानते, ठीक है। आप उनको बताते कि फ़ायदा क्या है। अब ये तो भगवान जाने, इसके ऊपर मैं पूरे खुले तरीके से नहीं कह सकता, बिकॉज एक तो कोरोना की महामारी है, ठीक है। अगर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो मे बी ये सच भी हो सकता है, तो ये फॉल भी हो सकता है। तो ये अंदर की बात है, ये भगवान जाने की क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अरुण जी, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? आम जनता के लिए ये मैसेज रहेगा कि देखो, जो डेली वेजर्स हैं वो अलग से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बेचारे वो जो एक्साइज के सामने जो धरना कर रहे थे वो अलग से लड़ाई कर रहे हैं, बीएसएफ वाले सीएसएफ वाले अलग से लड़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो अलग से लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं ये सारों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सारे एक प्लेटफॉर्म पे आए, ठीक है ना। नहीं तो ये लोग हमको तिनका तिनका करके
तोड़ देंगे। तो अगर हमको स्ट्रांग बनना है तो हमको एकजुट रहना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको चैलेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं जो जम्मू यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स हैं, इनके मैं हाथ जोड़ के इनके आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों से पढ़ा लिखा और कोई नहीं है। आप लोग क्या करिए, सोसाइटी को लीड करिए। और सिस्टम ने पता क्या किया है, इन स्कॉलरों को इतना लाचार बना दिया है ना। तो अब मुझे बताओ, जिस देश का स्कॉलर इतना लाचार हो, ठीक है, और वो देश विश्व गुरु बन सकता है, ठीक है ना। तो ये हिपोक्रेसी जो सरकार है, इसको बंद करे और सही तरीके से अपना काम करे। चलिए, शुक्रिया सर मेरे से बातचीत करने के लिए, अब तक कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ अरुण सिंह जी, जो कि स्टूडेंट लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे हमारे साथ जो है चर्चा की। फिलहाल देखते रहिए आप न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं फैज़ल मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।